सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बाबर के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बाबर से जुड़ी जितनी भी बातें हो सकती है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मैं सारे फैक्ट्स को इस वीडियो में इंक्लूड किया हूँ। हिस्ट्री एक काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है, लेकिन अगर इसे टॉपिक वाइज पढ़ा जाए तो इससे इंटरेस्टिंग और दूसरा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। इसी वजह से मैं लंबा वीडियो बनाने के जगह पे छोटा छोटा वीडियो टॉपिक वाइज दे रहा हूं, जिससे आप टॉपिक वाइज वीडियो 10-10 मिनट 15 मिनट की वीडियो देख के आपका कंप्लीट जो है वो कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, उसके स्टोरी को समझ पाएंगे और आप इसे लंबा टाइम तक याद रख सकते हैं। फिर आपको जो है वो बोर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने टॉपिक वाइज जो है वीडियो बनाना सोचा है। तो अभी ये बाबर वीडियो है और बाकी सारे वीडियो ऐसे ही टॉपिक वाइज मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। ऑल कंप्लीट जीके जीएस में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बाबर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है कि बाबर का जो शासनकाल था वह 1526 से 1530 ईस्वी तक का था। सिर्फ 4 साल तक बाबर जो है वह शासन किया था भारतीय मुगल वंश के संस्थापक के रूप में। इससे पहले जो है वह दिल्ली सल्तनत का शासन था दिल्ली पे, जिसमें सबसे लास्ट में लोधी वंश का शासन था, जो मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको। लोधी वंश का भी वीडियो और सारे गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक सभी का वीडियो मैंने चैनल पे दे दिया है, आप लोग उसे जाके ज़रूर देख लें। फिलहाल बाबर जो है वो 1526 ईस्वी में जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। तो सबसे पहले बाबर के बारे में जानते हैं। मुगल वंश का स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने किया था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये आप याद रखेंगे। उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर और अन्य उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्की व सुन्नी मुसलमान थे। बाबर या फिर जो उसके बाद के मुगल शासक हुए वो कहाँ से आए हुए थे, तो तुर्क से, और वह सुन्नी मुसलमान थे। एग्जाम में आता है। अगला पॉइंट है कि बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी, आप इसे जरूर याद रखें, यह जरूर पूछता है, और फरगना अफगानिस्तान में हुआ था। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बाबर जो है जो मुगल वंश के जो शासक हुए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं ब्रीफ में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो मुगल वंश के जो शासक हुए थे उसका नाम मैं फटाफट आप लोगों को बता रहा हूँ। बाबर जो है 1526 से 1530, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं आया था 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556 तक। बीच में जो है गैप इसलिए हुआ क्योंकि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा के मुगल साम्राज्य पे अधिपति बना लिया था। अकबर 1556 से 1605, फिर उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627, फिर शाहजहां 1627 से 1657, फिर उसके बाद औरंगजेब, फिर 1658 से 1707। यहाँ तक मेन जो है मुगल एम्पायर चला था। उसके बाद आते गए जाते गए बहादुर शाह प्रथम, फिर 1707 से 1712, जहांदार शाह बहादुर 1712 से 1713, फिर फारूक सियार 1713 से 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, उसके बाद आलमगीर 1754 से 1759, फिर शाह आलम द्वितीय जो 1759 से 1806, और उसके बाद अकबर द्वितीय 1806 से 1837, और सबसे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय जो 1837 से 1857 तक। फिर 1857 की विद्रोह होती है और मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है। तो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं कि मुगल वंश को स्थापित करने के साथ ही बाबर ने पातशाही की भी स्थापना की थी। बाबर ने कौन से पद की स्थापना की थी, तो पातशाही की। इसके तहत मुगल वंशी शासकों को बादशाह कहा जाने लगा। पातशाही जो पद स्थापित किया था बाबर ने, उसके अंतर्गत जो भी मुगल वंश का शासक होगा उसको बादशाह कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, यहाँ पे बाबर के पिता का नाम भी पूछता है, तो उमर शेख मिर्जा एक छोटे राज्य फरगना अफगानिस्तान में है के शासक थे। फरगना की गद्दी पर बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा था। बाबर जो है फरगना की गद्दी पे 1494 में बैठा था। तब तक बाबर की अवस्था मात्र 11 वर्ष की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अपने पिता की ओर से बाबर तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। अर्थात जो उसके फादर थे वह किसके वंशज थे, तो तैमूर के वंशज थे, और माता जो थी वह चंगेज खां के वंशज थी। तो इस तरह से वह दोनों के ओर से जो है वह कुल मिला के उसका वंशज था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि तैमूर शासकों
तैमूर शासकों में 1507 ईस्वी में सर्वप्रथम बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। जो तैमूर शासक थे उसमें सबसे पहले बाबर ही था जो 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर के 4 पुत्र थे, आप इसे जरूर याद रखें, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इसमें से हुमायूं जो है वो सबसे बड़ा था, जो बाद में उसका जो है युवराज बना और फिर इसके बाद मुगल वंश का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण किया। ये भी पूछता है कि भारत पर बाबर ने कुल कितने बार आक्रमण किया, तो 5 बार। भारत के विरुद्ध बाबर का प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में उसने बाजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले जो 1519 में बाबर ने आक्रमण किया था उसमें बाजौर और भेरा भारत के जो जगह थे उस पर बाबर ने अधिकार कर लिया था और यह आक्रमण किया था 1519 में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि 1520 ईस्वी में बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण कर बाजौर और भेरा को पुनः जीता। फिर 1530-20 में भारत ने जो है वो 1520 में बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण करके बेजौर और भेरा को पुनः जीत लिया। साथ ही सियालकोट और सैयद पर भी अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1524 ईस्वी में पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने बाबर को पुनः भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किया। यह दोनों आदमी को आप जरूर नाम याद रखें। कौन, तो दौलत खां लोधी जो पंजाब का शासक था और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। मैंने आपको लोधी वंश के वीडियो में ये बात बता दिया है कि यह दोनों ने क्या किया था, बाबर को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि 1524 ईस्वी में भारत पर बाबर ने चौथा आक्रमण कर लाहौर और दीपालपुर को भी जीत लिया। 1524 ईस्वी में बाबर ने चौथा आक्रमण किया और लाहौर और दीपालपुर भी जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बाबर ने 1525 ईस्वी में भारत पर 5वीं बार आक्रमण किया। 1525 ईस्वी में बाबर का 5वीं बार आक्रमण था। इस बार उसने पंजाब पर आक्रमण कर वहां के शासक दौलत खां लोधी और आलम खां को गिरफ्तार कर पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। इसको जरूर याद रखें, जिसने बुलाया बाबर को, बाबर ने उसी को कब्जा करके जो है फिर उसके ही राज्य को जीत लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। अब यहाँ से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, अब यहाँ से क्वेश्चन आता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में। और कौन कौन उसमें भाग लिए थे, तो बाबर और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था उस वक्त, लोदी वंश का शासक था। और इस युद्ध में जो है वह बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। और इस तरह से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी दिल्ली सल्तनत के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगामा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। यह ऐसा पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध जिसमें तुगलमा युद्ध नीति का उपयोग बाबर ने किया था और तोपखाना, सबसे पहले तोप का उपयोग इसी युद्ध में हुआ था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा उसके 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। किसके, तो बाबर के उस्ताद अली और मुस्तफ़ा 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। किस चीज़ के, तो तोपखाने के। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था जिसमें बाबर जीता। मैंने आपको बता दिया है, हो सके तो आप इसे डेट वाइज याद रखें कि 21 अप्रैल 1526 को जो है वह पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने खूब लूटपाट की, जिसमें लूट के धन को उसने अपने सैनिकों, नौकर चाकर और सगी संबंधियों में बांट दिया। इस युद्ध के बाद बाबर ने पूरे भारत को लूट लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं को इसी लूट के धन बांट में से कोहिनूर हीरा मिला था और यह जो धन बट रहा था उसी में से हुमायूं को क्या मिला, तो कोहिनूर हीरा मिला था, जिसकी कीमत के विषय में यह चर्चित था कि उसके मूल्य से दुनिया के आधे दिन का खर्च पूरा हो सकता है। अर्थात उसका ऐसा मूल्य था कि पूरा दुनिया के आधे दिन का खर्च उठाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी उदारता के लिए विख्यात बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी, तो बाबर ने, और किस चीज़ के लिए, तो अपनी उदारता के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, जिस तरह पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था उसी तरह 1527 ठीक अगले वर्ष खानवा का युद्ध हुआ और किसके बीच हुआ, तो बाबर और राणा सांगा के बीच। यह क्वेश्चन जरूर आता है कि खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ या खानवा का युद्ध कब हुआ, यह आप नोट डाउन कर लेंगे, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा हार गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि खानवा युद्ध के जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। पहले तो बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की, फिर इस युद्ध के बाद खानवा युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दिए जाने से हो गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बाबर और अफगानों के बीच 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था। उसके बाद 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो 1529 में जो है वह किस चीज़ का युद्ध हुआ था, तो घाघरा का। ठीक इससे पहले मैं एक और युद्ध बता देता हूँ। 1528 में 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद 1530 में शायद चंदेरी का युद्ध हुआ था, मैं बताऊंगा उसके लिए आगे। घाघरा का युद्ध जल तथा स्थल दोनों जगह पे लड़ा गया था। इस युद्ध के पश्चात बाबर का साम्राज्य ऑक्सस से घाघरा और हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया था। आप देखिए बाबर के जितने युद्ध लड़े थे उसका नाम बता रहा हूं मैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम में एक न एक आते ही है। तो पानीपत का सबसे प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। 1526 आप याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच किसने जीता, तो बाबर ने जीता। दूसरा खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच किसने जीता, तो बाबर ने जीता। तीसरा चंदेरी का युद्ध यह 1528 को हुआ था जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था और जीता किसने, तो बाबर। यह जरूर पूछता है कि ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो इसलिए आप ये जरूर याद रखें। सबसे लास्ट घाघरा का युद्ध है जो 1529 में हुआ था बाबर और अफगानों के बीच, इसमें भी बाबर ही जीता था। तो कुल मिला के ये चारों युद्ध बहुत ही जरूरी है, आप इसे जरूर याद रखेंगे, कंठस्थ रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि बाबर की मृत्यु लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई। अब क्या हुआ कि बाबर की मृत्यु हो गई थी, मृत्यु लगभग 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। इन चारों युद्धों के बाद 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई 48 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बाबर के शव को शुरू में आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। बाद में बाबर की इच्छानुसार उसके शव को काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। सबसे पहले जब बाबर मरा था तो उसके शव को कहाँ दफनाया गया था, तो आगरा के आरामबाग में। लेकिन बाबर का इच्छा था, वह बोल के गया था कि उसके शव को काबुल में दफनाया जाए। तो उसके बाद उसके शव को कहाँ पे दफनाया गया, तो वह जहाँ जगह चुना हुआ था उस जगह पे दफना दिया गया, काबुल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर ने सड़कों की माप हेतु गज बाबरी का प्रयोग शुरू करवाया था। गज बाबरी का प्रयोग किसने शुरू किया था, सड़कों को मापने हेतु बाबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा ताजुक ए बाबरी अर्थात बाबरनामा की रचना की। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि ताजुक ए बाबरी या बाबरनामा की रचना किसने की है, तो यह बाबरनामा अब बाबर की आत्मकथा है जिसे वह खुद लिखा है। किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में, जिसका बाद में फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खनखाना जो उसके संरक्षक थे, बैरम खां उसके पुत्र हैं अब्दुल रहीम खनखाना, उन्होंने उसका क्या किया, फारसी में अनुवाद किया उसकी आत्मकथा को, और प्यादा खां ने बाबरनामा नाम से अलग अलग किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर था। मुबई नामक जो पद्य शैली था अर्थात जो कविता लिखा जाता था वह इसका शुरुआत किसने किया, तो बाबर ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर किसका अनुयायी था, तो प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा जो सूफी संत थे उबैदुल्ला अहरार, उनका वह अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर ने खते बाबरी नामक लिपि का भी आविष्कार किया था। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखें कि बाबर ने खते बाबरी नामक लिपि का आविष्कार किया था। यह थी कंप्लीट वीडियो बाबर के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी रही होगी। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। अब नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप और भी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की और ऐसे ही टॉपिक वाइज जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। थैंक यू।